अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन जब वो किसी बड़े ओहदे पर होता है तो उसकी जो गलती होती है वो नुकसान भी उतना ही पहुंचाती है जितनी बड़ी उसकी जिम्मेदारी होती है। इमरान खान साहब की हुकूमत में रहते हुए उन्होंने जो गलतियां की उसका कई का उन्होंने एतराफ़ किया। कई गलतियां ऐसी हैं जिसका एतराफ़ अभी करना बाकी है। उनमें से एक गलती ये भी है कि उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन पर गलत मुकदमात कायम करवाए। उनके हुकूमत के इदारों ने गलत मुकदमात कायम किए और उनकी हुकूमत ने उनको भरपूर तरीके से बैक किया, प्रोपगेट किया, एक प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई और उसका नतीजा ये निकला कि वो मुकदमात या वो केसेस जो दुरुस्त थे या जिनमें कुछ सब्सटेंस मौजूद था वो भी मशकूक हो गए और उनमें भी फिर लोग जब बरी होना शुरू हुए तो लोगों के पास कहने के लिए ये बड़ा आसान सी बात मौजूद थी कि इमरान खान की हुकूमत का तो वतीरा यही था कि वो गलत मुकदमात बनाते थे। चाहे मिफ्ता इस्माइल हों, चाहे शाहिद खाकान अब्बासी हों, चाहे एहसन इकबाल हों या दीगर रहनुमा, सब पर गलत मुकदमात बनाए गए। सब बहुत आसानी के साथ बरी हो गए। कुछ अरसा उनको परेशानी रही, जेलों में गए, एक मुश्किल वक्त उन्होंने गुजारा। उसी में एक राना सनाउल्लाह साहब थे, बदनाम ज़माना केस उनके ऊपर, उनके पास से 15 किलो हीरोइन बरामद की गई। फिर टेलीविज़न पर आकर NF के इदारे ने इसका बाकायदा ऐलान किया और फिर इमरान खान साहब की हुकूमत में उनके जो वज़ीर थे उन्होंने बाकायदा कलमा पढ़ पढ़ कर और ये कह कह कर के अल्लाह को जान देनी है और वो सच बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये केस बिल्कुल जेन्युइन है, इसकी उनके पास तमाम सबूत मौजूद है और वक्त आने पे साबित होगा। आज साबित हुआ कि ये केस झूठा था। पहले दिन से हम कहते थे कि ये जो केस है ये बड़ी ज़्यादती की गई है और आज साबित हुआ कि ऐसा नहीं था। लेकिन वो केसेस जिनके बारे में अब ये समझ में नहीं आता कि आखिर ये केस जब कायम किए गए, इनका सब्सटेंस सामने आया और उनमें इक्वेटल होता चला जा रहा है और वो खाते अपनी जगह मौजूद हैं, तो उन खातों का अब क्या होगा, ये हुआ क्या है इस मुल्क में। उसमें से एक केस है जनाब मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के टीटियों वाला मामला। 16 अरब का ये केस था। शहबाज शरीफ साहब इसमें बरी हुए, हमजा शहबाज साहब इसमें बरी हुए, फ़र्द जुर्मी इस पर कभी आयद नहीं हुई, ये केस चल ही नहीं पाया। और अब सलमान शहबाज साहब जो कभी इस केस में पेश ही नहीं हुए, एब्सकॉन्डर थे, अब उनको राहदारी ज़मानत मिल गई है और वो भी आएंगे क्योंकि 2 लोग बरी हो चुके हैं तो बहुत गालिब इम्कान है कि उनके लिए भी अब कोई मुश्किल नहीं होगी। लेकिन इसमें बिल्कुल हकीकत मौजूद है कि ये खाते मौजूद थे, ये टीटियाँ आई थीं, ये जो लोग थे जिनके नाम पर ये पैसे आए थे ये शरीफ ख़ानदान के मुलाजमीन थे। अब ये पैसे कहाँ से आए थे और किसके पैसे थे, इसका जवाब कहाँ से आएगा। तो कौम को अजीब किस्म के एक चक्कर में लगाया हुआ है। पहले ये बताया जाता रहा कि पिछले हुक्मरान जो थे, यानी अब दोबारा से हुकूमत में जो लोग मौजूद हैं ये करप्ट थे, ये चोर थे। अब बताया जा रहा है कि जी इमरान खान साहब जो गए तो वो सर से पांव तक करप्शन में लुथड़े हुए हैं और वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ये तमाम बातें चलती रहेंगी, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो मईशत का है। और मईशत जिस मुश्किल दौराहे पर खड़ी हुई है, हमारे पास आलू, प्याज, टमाटर, अदरक इंपोर्ट करने के पैसे मौजूद नहीं हैं और बहुत सारे कंटेनर्स हैं कराची पोर्ट पर फंसे हुए हैं। मुश्किल तरीन हालात हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान टेक्निकली शायद डिफ़ॉल्ट कर चुका है, बाकायदा इसका ऐलान होना बाकी है। तो ये सूरत हाल मईशत की है। लेकिन इससे भी बड़ा एक जो मामला है वो ये कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम कैसे ख़त्म होगा। इमरान खान साहब ने अब से कुछ देर पहले मुलाकात की, एक मीटिंग की अपनी जो उनकी तंजीम है तलबा की उससे, और उन्होंने फिर ये बात दोहराई है कि वो इसी महीने दोनों असम्बलियाँ यानी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियों को तोड़ देंगे। असम्बलियाँ तोड़ देंगे तो गालिब इम्कान ये है कि इलेक्शन होगा। बहुत कम इम्कानात इस बात के हैं कि फिर बाई इलेक्शन होंगे। और एक और ऑप्शन जो डिस्कस किया जा रहा है वो ये कि शायद पंजाब में इन हाउस तब्दीली की कोशिश की जाएगी, लेकिन उस पर भी मोनिस इलाही साहब ने आज ही कहा है कि काफ लीग का कोई भी रुकन इन हाउस तब्दीली का हिस्सा नहीं बनेगा। दूसरी तरफ नून लीग भरपूर तौर पर तैयार है, PDM तैयार है कि अब आपने असम्बलियाँ तोड़नी है तो असम्बलियाँ तोड़ दें, इलेक्शन में जाना है तो इलेक्शन में जाएं, जिस तरह से आएंगे, जिस मैदान में आएंगे हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने आज इसको दोहराया भी है। तो ये माहौल है मुल्क में और मईशत का जो हाल है वो आपके सामने ही है। कोई अखबार उठा लें आप, बस इस वक्त गूगल करें कि इस वक्त हालत है क्या पाकिस्तान की मईशत की, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा।
कोई अच्छे हालात नहीं है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वन एंड ओनली, जो बेहतरीन तज्ज़िया करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब। अंदलीब अब्बास साहिबा और अली गौहर बलोच साहब भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, ये जो सूरत हाल है, मैं केसेस पर बाद में आता हूँ, इल्ज़ामात पे बाद में आता हूँ। सर दस्त अभी अभी इमरान खान साहब ने थोड़ी देर पहले फिर कहा है कि वो इसी महीने दोनों असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही भी कहते हैं कि इमरान खान जब कहेंगे हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। असम्बलियाँ तहलील कर देने के बाद आपको नज़र आता है कि फौरी तौर पर इलेक्शन नागुज़ीर हो जाएंगे या और भी कोई राह निकल सकती है? देखें, मुझे अभी तक इस बात का यकीन नहीं है कि इमरान खान ने 26 नवंबर को रावलपिंडी में ये जो धमकी दी थी, इस पर वो अमल दरामद करवा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये धमकी दिए जा रहे हैं, तो फिर आखिरकार इसका क्या मकसद है? मेरे ख्याल में अभी तक वो ये जो धमकी दे रहे हैं, ये इसका मकसद शायर इस शेर में कहना ये चाहता है कि मेरे साथ बातचीत करें, और शायद बातचीत किसी लेवल पर हो भी रही है कि किसी तरह से कोई मामला फहमी की जाए। अब मुझे नहीं पता कि वो कामयाब होगी या नहीं होगी, और ख़ान साहब जो है वो जो मशरूत मुज़ाकरात की जो हाई हॉर्स है उससे नीचे उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, ये देखना बाकी है। लेकिन ख़ुद उनकी अपनी सफ़ों में, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो या पंजाब हो, इत्तेहाद कम और इंतशार ज़्यादा नज़र आता है। और ख़ुद ख़ान साहब भी इसको एक हद तक मानते हैं कि जी वो परवेज़ इलाही चाहते हैं कि असेंबली कुछ और चले। बैरिस्टर सेफ की बात आपने सुन ली होगी कि वो फरमाते हैं कि जी पहले हम क्यों, तो वो पहले आप वाली बात भी हो रही है कि पंजाब पहले कर ले। तो मेरा ख्याल नहीं है कि वो इस पर तैयार है। उनको पता है कि जिस फ़ौज की वो कमान कर रहे हैं वो फ़ौज मुतहद नहीं है। तो ज़्यादा इम्कानात इसी बात के हैं कि ये तमाम लोग इसी तनख्वाह पर काम करते रहेंगे, असम्बलियों की तहलील नहीं होगी। लेकिन अगर होती है तो सियासतदानों को इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। और जिस तरीके से शुरू में हमने देखा था कि हुकूमत की तरफ से कुछ मिक्स किस्म के सिग्नल्स आ रहे थे, अब वो नहीं आ रहे, क्योंकि लंदन और लाहौर और इस्लामाबाद अब इस एक सफ़े पर हैं कि जो कटाकटी निकलना है वो निकल जाए, इलेक्शंस करवा दें। लेकिन ये इनको खुद देखना होगा। क्या इमरान खान साहब अगर असेंबलियां नहीं तोड़ते, सोलंकी साहब, अगर आपने जैसे कहा कि खदशा मौजूद है कि इसी पुरानी तनख्वाह पे ये लोग काम करते रहेंगे, पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे, तो इसका सियासी नुकसान कितना होगा? देखें, इस वक्त जो मुल्क के अंदर सियासत चल रही है ना, शख्सियत परस्ती की, और ख़ास तौर पर पीटीआई के अंदर, तो जो ब्रेन वाश्ड लोग हैं, जो हार्ड कोर है, वो खान साहब कहेंगे दिन है तो वो कहेंगे दिन है। वो कहेंगे कि इस वक्त सख्त गर्मी है, जबकि बाहर जो है वो 10 डिग्री से कम टेम्परेचर है, तो वो कहेंगे बिल्कुल जी मुझे जो है वो एसी चलाने की ज़रूरत है। तो बात ये है कि जो लोग उस तरह से कमिटेड हैं, शायद उन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सारे पाकिस्तान के 20-22 करोड़ लोग उस तरह से नहीं हैं। वो रैशनल लोग हैं, वो अपने मफादात को, अपनी सोच को और अकल को इस्तेमाल करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि खान साहब को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो कलाबाजियाँ उन्होंने पिछले आपके नज़दीक वो लोग जो और अंधी तकलीद करते हैं, इमरान खान साहब की मकबूलियत के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूं कि इस वक्त जितने सर्वेज हैं और जो अभी बाई इलेक्शंस हुए उसमें तो नज़र आता है इमरान खान साहब जहाँ जा रहे हैं वो इलेक्शन जीत रहे हैं, मकबूलियत है। तो ये जो अंधी तकलीद करने वाले लोग हैं, आपके नज़दीक ये कितने फ़ीसद होंगे? यही अगर इमरान खान साहब के साथ रह गए तो ये प्रॉब्लम बनेंगे उनकी अपोजिशन के लिए या नहीं? देखें, इसका इन्हिसार इस बात पर है कि आम इंतखाबात कब होते हैं। ज़िमनी इंतखाबात के जो नताइज हैं वो मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ होते हैं। जब इमरान खान की अपनी सरकार थी तो उस वक्त जब ज़िमनी इंतखाबात हुए तो पंजाब के अंदर आपने नताइज देखे, लेकिन जब उनकी हुकूमत गई तो अचानक उनकी तब्दीली का ग्राफ ऊपर गया। तो तब्दीली जहाँ तक मकबूलियत का मामला है तो ये कोई मुस्तकिल कैफियत नहीं है, ये मौसम की तरह से बदलता है, लोगों का मूड बदलता है। जो लीडरशिप की सलाहियत है किसी इशू को एक्सप्लॉइट करने की, उस पर है।
बहुत सारे अवामिल हैं जो कि इसको तय करते हैं। ठीक है, यानी जब कोई हुकूमत में होता है उस वक्त जब इलेक्शन होते हैं तो फिर उसके जीतने के चांसेस कम होते हैं। तो अली गौहर बलोच साहब, इस वक्त तो आप हुकूमत में हैं और आप बज़िद भी हैं कि प्रोलॉन्ग करना है, असम्बलियों को मुद्दत पूरी करनी है, बल्कि ये भी आवाज़ें आने लगी थी कि अगर इस दौरान आपकी मकबूलियत में इजाफा नहीं हुआ तो फिर माशी एमरजेंसी लगा के मज़ीद टाइम भी लिया जा सकता है। और जो मईशत की सूरत हाल है वो तो ऐसी नहीं है कि इसको आप टोटली टर्न अराउंड कर सकें और अपने हक में कोई बहुत अच्छी कैफियत पैदा कर सकें। तो इमरान खान साहब की मकबूलियत और ये तमाम कैफियत ये तो इस बात की तरफ इशारा करती है कि फिर जब इलेक्शन होगा तो आपके लिए बड़ी मुश्किल होगी। गो कि आप लोग बड़े अब कमिटेड नज़र आ रहे हैं, इलेक्शन होता है तो हो जाए, लेकिन मुश्किल सूरत बहुत है आपके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब हम सियासत पर बात करते हैं और सियासी हालात पर बात करते हैं तो और साथ ही जब हम पॉपुलैरिटी की बात करते हैं तो उसमें ज़रूरी है कि साथ हमें कुछ अरसा पहले के हालात पर भी नज़र दौड़ानी पड़ती है। देखिए, एक वक्त वो था कि जब 2018 के इलेक्शन हो रहे थे, उससे पहले एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जो कि इमरान प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट में इमरान खान की कोई मकबूलियत नहीं थी, लेकिन एक माहौल बनाया गया और उस माहौल के अंदर ये था कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ाई जाए। तमाम नाकाम कोशिशें करने के बावजूद जब इमरान खान की पॉपुलैरिटी ना बढ़ी तो फिर आपने देखा कि आरटीएस सिस्टम बंद करके सीटें भी जो हैं वो मतलब चुराई गई, लोगों का वोट चुराया गया, मैंडेट चुराया गया। उससे पहले धरने दिए गए, उससे पहले लोगों की जो है वो आपको पता है मुस्लिम लीग नून से जो है उनको डरा धमका के और मुख्तलिफ किस्म के लालच देकर पीटीआई की टिकटें भी दिलवाई गई, इलेक्टेबल्स को भी उधर घसीटा गया, फिर भी मजबूर हुए मुक्तदर हल्के कि वो नून लीग का मैंडेट चुराए। जब मैंडेट चुरा के इसको पाकिस्तान के ऊपर बिठाया गया तो उसके बाद पाकिस्तान की मईशत जो है वो बुरी तरह से तबाह हुई। लेकिन उसकी तबाही की जो बुनियादी वजह है वो इमरान खान और उसके हवारियों की करप्शन थी। वो सिर्फ वजह ये नहीं थी कि कोई हालात थे, उस करप्शन की, चूंकि खान साहब का ये मिशन था कि अपने सियासी मुखालफिन के ऊपर मुकदमात बनाकर उनको जेलों में बंद किया जाए, वोटों को चुराया जाए और साथ ही साथ उनको इस बात का भी सर्टिफिकेट दिया गया कि अली भाई, वो जो होना था वो तो हो गया। अब तो हम अब मौजूदा वक्त की बात करें ना। अब क्या एक बात तो ये कि आपने कहा कि जो उनको मसनूई तरीके से जितवाया गया, अब वो मसनूई तरीके से जहां जीते थे, धांधली से जहां जीते थे, उन सीटों को उन्होंने बाई इलेक्शन में दोबारा हासिल कर लिया। फिर आपने कहा ये तो सीटें ही उनकी थी, तो इसका मतलब ये है कि उस वक्त शायद मसनूई तरीके से जीते होंगे, लेकिन इस वक्त वो जीत रहे हैं और आप हुकूमत में हैं और आपकी हुकूमत में होते हुए मईशत का बुरा हाल है। जो पीछे हुआ था वो तो हो गया, अब आगे क्या होगा? नहीं, पीछे हुआ हो गया नहीं है, पीछे हुआ जो हुआ था लोग समझते हैं, जिस तरह से कि अभी सोलंकी साहब भी बात कर रहे थे कि देखें सियासत में एक माहौल होता है और ये जो मकबूलियत है जो कि सो कॉल्ड मकबूलियत है, इसको तब्दील होते हुए भी वक्त नहीं लगता और अभी जनरल इलेक्शन में भी वक्त बाकी है। और दूसरी बात यह है कि जिस मईशत को इमरान अहमद न्यादी साहब तबाही के दहाने पर पहुंचा कर गए हैं अपनी करप्शन की वजह से, अगर वो ये समझते हैं कि लोग वो सारी चीजें भूल चुके हैं तो ये फिर उनकी और उनके चंद हवारियों की मैं समझता हूं कि खाम ख्याली है। जिस तरह से अभी पिछले एक महीने के अंदर अंदर वो एक्सपोज हुए हैं, जिस तरह से कि तोशा खाना केस में वो एक्सपोज हुए, जिस तरह से कि वो फॉरेन फंडिंग केस के अंदर एक्सपोज हुए, जिस तरह के इन्हीं के वक्त के ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जो इनके ऊपर कोरोना के बाहर से ग्रांट्स आई थी उनके ऊपर भी मतलब कहा कि ये इसमें करप्शन हुई है, तो वो सारी चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता आवाम के ऊपर आया हो रही है। और इमरान आज की मकबूलियत वो नहीं है जो उनकी आज से 20 दिन पहले की मकबूलियत थी। लिहाजा ज़िमनी इंतखाबात पंजाब में हुए थे, इन्हीं के वक्त में इनकी हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नून ने 14 में से 13 सीटें भी जीती थी और आपको पता है कि हर जगह मुस्लिम लीग नून जीत जाती थी। अभी भी जब ये कहते हैं कि इनकलाब आ चुका है, किसी दूसरे बंदे का वोट ही नहीं है, इस इनकलाब के दौरान इमरान नियाज़ी साहब मुल्तान की सीट हारे, इस इनकलाब के दौरान इमरान नियाज़ी साहब बजाते खुद कराची से भी इलेक्शन हारे, तो फिर ये इनकलाब तो ना हुआ। इनके
अगर पीडीएम ने 4 लाख वोट ले लिया और उन्होंने 5 लाख वोट ले लिया या 5.5 ले लिया, ठीक तो है, क्या ठीक है, आप समझते समझते हैं, हैं कि आप ये समझते इनकलाब हैं की कि जी निशानी है? तो ये मामलात जो है आज वो की आपके हक में मकबूलियत बेहतर जा आइंदा रही हैं। मकबूलियत ठीक है, तो अंजलि अब्बा साहिबा, ये जो अब तासुर है, मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने भी फरमाया कि ये मकबूलियत जो है ना, ये वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। इसी तरह अली गौहर बलोच साहब को भी का भी मानना ये है कि अब वो सूरत हाल नहीं है। क्या अगर सूरत हाल तब्दील हो रही है तो इसमें जो आप लोगों से गलतियां होती रहीं, जो आपने अपने मुखालफिन के खिलाफ केसेस बनाए और फिर उनको वहाँ से बाइज्जत बरी होना पड़ा और उन्होंने आके बताया मीडिया को कि हमें बेगुनाह पकड़ा गया था, वो मजलूमियत का कार्ड उनके पास आया। मिफ्ता इस्माइल साहब का मैंने जिक्र किया, खाकान अब्बासी का जिक्र किया, एहसन इकबाल का जिक्र किया, कई और जिक्र ऐसे हो सकते हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब, यानी बिल्कुल फॉल्स केस, ख़राब केस जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं थी, पूरा मीडिया कह रहा था कि ये साबित नहीं हो सकता। आज साबित हुआ कि राना सनाउल्लाह को गलत फंसाया गया था और आपकी हुकूमत उसको बैक कर रही थी। तो ये भी एक बड़ी गलती थी, जहां दीगर गलतियां आपकी हुकूमत में हुई, ये भी एक बड़ी गलती थी। शुक्रिया मसूद। वो कहते हैं ना कि दिल के बहलाने को ये ख्याल अच्छा है, तो इन दोनों को खुश होने दें, बेचारे क्या करें। ये आते हैं रोज़ टीवियों पे बैठते हैं और इन्हीं का जो ये नैरेटिव है जिसमें ये अज्यूम करते हैं मुर्तज़ा साहब तो अपना 22 तजिया पेश कर करोड़ रहे हैं, अवाम आप तो अली साहब को कह बिल्कुल। लीजिए वो खुश हो जाएं। मैं कंप्लीट तो कर लेने दें, मुझे फिनिश तो कर लेने दें। तो वो जब आप समझते हैं ना, और सबसे बड़ी सज़ा इनको पता क्या मिली है, सारे ये जितने भी, मैं भी, आप भी, मैं तो ओपनली आती हूँ, मैं कहती हूँ मैं पीटीआई की मेन रिप्रेजेंटेटिव हूँ, ठीक है। ये सारों को ना वो अवाम ने क्योंकि अवाम के पास मेरे और आपसे ज़्यादा नॉलेज है, वो मेरे से आपसे ज़्यादा स्मार्ट है। ये प्रोग्राम ख़त्म होगा और एक एक लफ्ज़ उन्होंने उठा के रिसर्च के साथ हर जगह वायरल कर दिया होगा। इसी वजह से आज ये सारे बैठ के बिल्कुल, जिसको कहते हैं, बिल्कुल नैरेटिवलेस हो गए हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि जी हमने जब ख़त्म भी हो जाएगी, इतने ये अच्छे हैं और इतने ये कॉन्फिडेंट हैं, आए ना मैदान में, करें इंतखाबात। ये तो कहते हैं हमने अक्टूबर से भी आगे 1 साल लेना है, एक्सटेंड करना है। तो जब इनको पता है कि ये अवाम में आ ही नहीं सकते, इंतखाब छोड़े, ये अपने घरों से बाहर नहीं निकल वो सकते, तो आप असेंबलियां तोड़ेंगी, अंजलि अब्बा साहिबा, आप असेंबलियां तोड़ेंगे तो सूरत हाल बनेगी ना इलेक्शन की। इलेक्शन से पहले तो मुझे आप ये बताएं ना कि ये राना सनाउल्लाह का जो केस था, ये आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी गलती की थी आपकी हुकूमत ने, कि आप कहने चाहिए एनएफ ने, इंसदादी दहशतगर्दी के इदारे ने केस बनाया था, ठीक है, आपकी हुकूमत ने, आपके वुज़रा ने इसको बैक किया था, तो आपकी गलती थी ये सियासी तौर पर कि आपने एक ऐसे फॉल्स केस को जो है वो उसकी सपोर्ट की थी कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ सही केस बनाए। मसूद साहब आ गई वो 2 इकट्ठे में साथ, आप मुझे बोलने ही नहीं देते। 3 तो ना हो जाए, मुझे बोलने तो दे, पूरा मुकम्मल तो करने दें। अब ये जो आप जिन केसेस की बात कर रहे हैं, ये क्या केसेस हैं? ये वो केसेस हैं, आपको पता है कि जितने भी केसेस हैं, नैब जो है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, उसको आपने तरमीम करके, जो कहता है 50 करोड़ से नीचे तो करप्शन ही नहीं होती, मतलब आप 39 करोड़ की करप्शन करें, वो नैब कहता है मैं तो एंटरटेन ही नहीं करूंगा, सब मेरे से खारिज हो जाएंगे केस। जो कहता है कि आप लूटे, मैं लूटूं, सब लूटे, उसके मैंने आपको रिक्वेस्ट की है कि आपने दोनों की इतनी तहम्मुल से बात सुनी है, एक दफा इंटरफियर नहीं किया, मेरी बात सुन लेने दें। आप 2 सेकंड नहीं सुनते। आप राना सनाउल्लाह, मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा हूं। राना सनाउल्लाह, जी, मैंने आपको बताया ना कि इस नैब में चाहे राना सनाउल्लाह का केस है तो चाहे शहबाज शरीफ का केस है, आप इसमें सुल्ताना डाकू और फूलन देवी के केसेस ले आए, वो सारे उसमें से पाक होकर निकल जाएंगे और उसके बाद वो वजीर आजम बन जाएंगे। जब आप कहें कि जी आपके बच्चों के ऊपर, आपके फलाने के ऊपर आप देख ही नहीं सकते, आप लूटे, उसके बाद अपने बच्चों के नाम लिखे, ऑन द अक्यूज्ड, ओनली द अक्यूज्ड, उनके बच्चों के नीचे नाम ही नहीं है। आप देखें 35 की 35 शिकें जो उसमें से निकाली हैं वो ये। और दूसरी बात क्या, ये जितने केसेस थे ना, 95% केस जो थे ये इन्होंने आपस में किए हुए थे 20 साल।
ये एक दूसरे को तड़ी देते मैडम, थे। मैं फिर आपसे आपको याद राना नहीं है सनाउल्लाह वो के केस के बारे में चौधरी पूछ रहा निसार, था। नैब में ये राना- केस नहीं चला, तो मैं आपको इंसदादे राना सनाउल्लाह मंशियात के की केस के अदालत बारे में में ये बता रही केस हूँ। चला। जी, ये गलत केस था तो यही जिसको बता आपने रही हूँ बैक किया आपको आपकी पार्टी ने। कि जब आप नहीं, आप क्या कैसे कहते हैं, जब आपने नैब को ही वो कर दिया, आपने इदारों को उसकी प्रोसिक्यूशन खत्म कर दी, तो आप और मैं कौन है तय कहने वाले किसी केस के बारे में। जब आपने तरामीम की आते क्या किया, आपने सबसे पहले अपने केसेस में आपने रिलीफ दी। ये वो केसेस हैं जो आपने 20 साल से एक दूसरे किए हुए थे। आपने चौधरी निसार ने, आपके टीवी ने 1.5 घंटा दिखाई, जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि जी 81 दफा अयान अली गई है, ये दुबई लेके गई है मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे, ये आपके इन्होंने दिखाए। आपके टीवीओ ने दिखाए कि जी कैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में ये लोग बैठते थे, ये इनके अपार्टमेंट्स थे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये इनके अपार्टमेंट्स है, और उसके बाद इन्होंने कहा जी मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। फिर वो जो है उसका भाई कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन के अपार्टमेंट्स है, और बहन कहती है कि मेरी लंदन क्या, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और दूसरे दिन कहती है कि मेरा 1 अरब रुपया पाकिस्तान में है। ये तो आप लोगों ने दिखाया हुआ है, और ये वो केसेस हैं जो इन्होंने आपस में किए हुए हैं। और आप जब एक इदारे को निकम्मा कर देंगे, नाकारा कर देंगे, टूथलेस कर देंगे। मुझे तो ये भी एतराज है कि ये कहते थे एटीएम्स है, इन्होंने कहा शुगर माफिया है, जहांगीर तरीन है, हमने केस किया जहांगीर तरीन पे, हमने केस किया अलीम अच्छा, खान अब मैं ने। एक सवाल इनकी करना चाह रहा हूं गवर्नमेंट में ना आपसे, पहले आपकी केस बात हुआ 2013 तसल्ली से मैंने सुनी। अभी क्यों नहीं पकड़ते इनको? ये केसेस क्यों नहीं पकड़ते इन्होंने आपस इनको? में बनाए थे। शुगर माफिया को क्यों नहीं पकड़ते? इस वक्त क्योंकि हुकूमत तब्दील हो गई तो शुगर ये माफिया केसेस को क्यों खत्म नहीं होते चले पकड़ते जा थे? रहे। ये आपका जो 3.5 साल का दौर था, इसमें आप क्या कर रहे थे? यानी ये केसेस पहले के बने हुए थे, सबूत आपके पास मौजूद थे, पावर आपके पास मौजूद थी। ना आप नवाज शरीफ का केस कंक्लूड कर सके, ना आप शहबाज शरीफ का केस कंक्लूड कर सके, ना उनके बच्चों के केसेस कंक्लूड कर सके, ना जरदारी साहब के फेक बैंक अकाउंट वाले केसेस कंक्लूड कर सके। किया क्या आप लोगों ने? ये आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि अब आपको तहम्मुल से सुननी भी पड़ेगी। ये ना हो कि जवाब सही हो और आप उसमें से सवाल निकाल के उसको डाइवर्ट करें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ओपनली इमरान खान साहब ने ये कहा है कि जो नैब था वो इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही थी, वो केसेस तेज भी कराती थी, उसके बाद वो तारीखों पे तारीखें भी डालती थी। और इसकी वजह क्या थी? हमारी 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, हम वो चेंजेस नहीं ला सकते थे कानून में जिससे वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती। हम उन पे जो बंदे अपॉइंट किए जाते हैं उनके लॉज चेंज करते। इसीलिए तो हमने कहा है कि अब हम 2/3, और आप सारा टीवी अभी कह रहे हैं कि 3/4 से हम आएंगे। इंशाल्लाह जब हम 3/4 से आएंगे उसके बाद ये चेंजेस करेंगे। उसके बाद ये सारे जो जिसको कहते हैं ना, ये पैराशूटर्स जो आ जाते हैं और ये समझते हैं कि अपनी मर्जी से 20-20 साल एक केस चला के मुकमुका करके कभी उनको सड़कों पे घसीटेंगे पेट से, और कभी उनको अपने सर पे बिठाएंगे। आपकी बात मैंने बड़ी तहफ़्फ़ुज़ से सुनी, तफसील से सुनी। अब कंक्लूजन इसका ये है कि आपकी हुकूमत आई और आपके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, इसलिए आप परफॉर्म नहीं कर सके। यानी जो भी हुकूमत पाकिस्तान में आए उसके पास 2/3 मेजॉरिटी होना जरूरी है। इसके बगैर ना तो करप्शन खत्म हो सकती है, ना मईशत ठीक हो सकती है। ठीक, मुर्तज़ा सोलंकी साहब, आप समझते हैं कि हुकूमतें, ये जो पार्लिमानी निज़ाम है इसमें अब लाजमी है कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ हुकूमत आए तो परफॉर्म करेगी, नहीं आए तो परफॉर्म नहीं होगा, मुल्क तबाही के शिकार हो जाएगा? देखिए, पहले तो मैं मिर्ज़ा गालिब से माजरत कर लूँ, क्योंकि आजकल जो है वो व्हाट्सएप एकेडमी ऑफ लिटरेचर से लोग जो है वो शेर उठा के उल्टे सीधे पढ़ते हैं। तो गालिब ने कहा था कि दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। गालिब ये ख्याल अच्छा है। बेहतर होगा कि दिल के खुश रखने को, बहलाने का जिक्र नहीं है, जो जी, अगर आपके पास हैं किताब तो पढ़ जी, लीजिए। जी, जी। बात यह है कि मेरी बहन अभी कह रही थी कि जी अभी जो वो फरमाएंगी या जो हम अर्ज़ करेंगे वो अवाम वायरल करेंगे। तो इतलान अर्ज़ ये है कि अवाम ये काम नहीं करते, उनके तो जीने के लाले पड़े हुए हैं काफ़ी अरसे से। ये काम ट्रोल ब्रिगेड करते हैं, और सबको पता है कि ट्रोल ब्रिगेड कौन सी पार्टी चलाती है। ये वही ट्रोल ब्रिगेड है
जिसने अभी हाल ही में खबर दी थी कि ये जो शहबाज शरीफ वाली खबर है, ये जंग लंदन में नहीं छपी, सबको पता है कि कहाँ छपी। ये वही ट्रोल ब्रिगेड है जो कि इस तरह की चीज़ें वायरल करता है कि जो शाहजेब खानज़ादा का जो प्रोग्राम था वो यूरोप और अमेरिका में नहीं चला था, जबकि वो बिल्कुल चला था। तो ट्रोल ब्रिगेड किसी भी चीज़ को वायरल कर सकता है। बात यह है कि ये जो मासूमाना बात हो रही है ना नैब की, तो ये मुझे कोई बताए कि ये नैब जो कि इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में था बकौल इनके, जो अभी 4 साल बाद अचानक याद आ गया है इनको, ये इसके जो चेयरमैन हैं उसको एक्सटेंशन किसने दी थी? पीडीएम की हुकूमत ने दी थी या इस्टेब्लिशमेंट ने दी थी? ये वो नैब है जिसने एक खातून को, जिसका नाम तैयबा गुल है, वज़ीर आज़म हाउस में वो शिकायत लेकर गई और उन्हीं के पोर्टल पर शिकायत गई, उनको नज़रबंद किया गया 1-2 महीने, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान, रियासत मदीना के जो अपने आप को वाली कहते हैं, वो उसमें शामिल थे, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी शामिल थे। ये वही नैब है जिसने सिर्फ जो हुकूमत के मुखालफिन थे उनके लिए, उनके ख़िलाफ़ केसेस बनाए, और मुतअद्दिद हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सियासी इंजीनियरिंग है, एक एक केस खोलकर आप बात करना शुरू करें। ये वही नैब है जिसके चेयरमैन ने कहा था कि अगर मैं हुकूमत के लोगों के ख़िलाफ़ केस लगाऊं तो ये इनकी हुकूमत जो है वो गिर जाएगी, जो इस हुकूमत को, इमरान की सरकार को बचा रही थी। ये वही नैब है जिसने उनके मुखालफिन को, यहाँ तक कि एक 32 साल पुराना केस था मीर शकील रहमान का, उसको अंदर किया। तो ये वो नैब थी जो कि थी तो इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में, लेकिन चुन चुन के सिर्फ इमरान के जो मुखालफिन हैं उनको पकड़ कर अंदर कर रही थी झूठे मुकदमात में। और जो राना सनाउल्लाह का जो केस है वो तो नैब का केस नहीं था, उस पर तो जो मुकदमा जिस तरह से बनाया गया, जान अल्लाह को देनी वाली बात है। और ये मासूमाना बात करना कि जी हमने तो नहीं किया, इस्टेब्लिशमेंट ने किया, तो वो हैरी ट्रूमन जो अमेरिका के सदर थे उनकी वो बात याद आती है कि द बक स्टॉप्स हियर, जिम्मेदार वजीर आजम हैं। जी जी, आखिर में जो वजीर जिम्मेदारी है वो वजीर आजम की है। तो ये उस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, गुंजाइश नहीं हो सकती। चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव जो हैं वजीर आजम पाकिस्तान, वो इमरान खान साहब थे, उनकी हुकूमत थी, लोगों ने उन्हें मैंडेट दिया था, उनका मुखालफिन कहते हैं उनको मैंडेट दिलाया गया था। बहरहाल जैसे भी थे वो वजीर आजम थे। इस वक्त मफर का कोई रास्ता नहीं है, जो गलतियां की उनको कबूल करना चाहिए। अब अगला भी एक वर्जन है जो ब्रेक के बाद में जिस पर बात करूंगा, वो ये कि ऐसे भी तो केसेस हैं जिसमें लोग पेश नहीं हुए, मुल्क से बाहर चले गए, बैठे रहे, जब तक हुकूमत तब्दील नहीं हो गई उस वक्त तक फिर कानून तब्दील कर दिया गया, और अब आहिस्ता आहिस्ता इक्वेटल होता चला जा रहा है। तो निज़ाम को तस्लीम ना करना ये सिर्फ एक तरफ की कहानी नहीं है, दूसरी तरफ की भी कहानी है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। सारा मामला परसेप्शन का है, और परसेप्शन जैसी बनेगी इलेक्शन में, जो पार्टी जाएगी जिस परसेप्शन के साथ लोग उसको उस तरह से वोट देंगे। अगर यही मामला है तो अली गौहर बलोच साहब, ये जो बेनामी अकाउंट वाला मामला है, 16 अरब रुपए वाला मामला, शहबाज शरीफ साहब इसमें से निकले उस वक्त जब वो वज़ीर आज़म बन गए, उनके बेटे इसमें से बरी हुए उस वक्त जब उनकी हुकूमत आ गई थी। अब सलमान शहबाज साहब वापस आ रहे हैं, एब्सकॉन्डर हो गए थे, बार बार अदालत बुलाती रही, वापस नहीं आए, अब वापस आ रहे हैं, पहले कभी वापस नहीं आए। क्या बदला है सिवाय इसके कि अब उनके वालिद की हुकूमत है? और फिर मुझे ये भी साथ साथ बताएं कि ये 4000 सफ़ात की ये पूरा एक वॉल्यूम था, चपरासियों और उनके जो क्लर्क हैं उनके नाम पर टीटियाँ तो आई ना, पैसे तो आए, इनके अकाउंट्स में आए पैसे, और फिर वो ट्रांसफ़र हुए इनके ख़ानदान के मुख्तलिफ अकाउंट्स में। लाहौर और चिन्योट के बैंक्स इसमें मुलविस थे। 17,000 ट्रांजेक्शन्स का जिक्र, 100 से ज़ायद गवाहान थे, ना गवाहान को सुना गया, ना मुकदमा चला, इसके बगैर ही ये मामला ख़त्म होता नज़र आ रहा है। तो सर इसको कैसे हज़म करें, कबूल कैसे करें इसको? देखिए बात सुने, जो डेली मेल का जो मामला है वो आपके सामने आया, और वो मतलब पूरी कौम ने अपनी आंखों से देखा। शहजाद अकबर साहब के बयानात सुने, इमरान नियाज़ी साहब के बयानात, ये तो कहते थे कि ये पाकिस्तान की अदालतें नहीं हैं, यहाँ पर जो कुछ होता है
वो इंग्लैंड की अदालतों में वो कुछ नहीं होता, इनको पता लग जाएगा। और शहजाद अकबर साहब कहते थे कि मैं भी उसमें फरीक बन रहा हूँ और मैं भी आ रहा हूँ, और बड़े बड़के और नारे लगाए थे। मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा तमांचा इन इंतकामी कार्रवाइयों करने वालों लोगों के मुंह पर क्या पड़ सकता है कि जहां पर मतलब है कि उधर भी जाकर उस अखबार ने उनसे माफी मांगी और उसमें भी शहबाज शरीफ साहब सुरखरू हुए। दूसरी बात यह है कि हम तो फिर मामलात को अदालतों में फेस कर रहे हैं, अदालतों में आ रहे हैं, अदालतों के सामने नहीं पेश सर, हो रहे हैं, मैं अदालतों के मैंने जरिए आपकी फैसले पूरी हो बात रहे हैं। सुन ली। मुझे मेरी ये गुजारिश 16 सुने ना, अरब वाले मेरी मामले का गुजारिश बताएं सुने ना, ना। कहाँ इसको आपने देखे फेस ना, किया? उस तमाम मुल्जिमान एक साथ वो पेश नहीं हुए, बिल्कुल फेस फर्द जुर्म किया। आयद नहीं हुई। देखें बात यह है कि मामला अदालत में है, अदालत जो भी फैसला करेगी हमें कबूल है। हमने पहले भी अदालतों के फैसलों के सामने ज़रे तस्लीम खाम किया। नवाज शरीफ साहब उस वक्त अदालतों के सामने आए जब उनकी जो अहलिया थी वो जिंदगी अली और साहब, मैं मौत ये की बात आपकी कशमकश मान में लूं, थे, उस और वक्त जब आप उस वक्त अदालतों भी के अदालतों सामने में सर पेश तस्लीम हुए। कम करें सर, इस शहबाज मामले पर शरीफ जो साहब पहला ने पहला और एतराज हमजा बनता है वो शहबाज ये साहब ने, कि अदालतों ने कहा हमारे सामने पेश हों, अदालत ने कहा हमारे सामने पेश हों, लेकिन ना हमजा शहबाज साहब पेश हो गए, शहबाज शरीफ साहब पेश हुए, सलमान शहबाज साहब पेश नहीं हुए, एक और साहब इसमें नामजद थे वो पेश नहीं हुए। मामला ये था कि चारों एक साथ पेश हो तो फर्द जुर्म आयद हो, फिर उनको एब्सकॉन्डर करार देना पड़ा, एब्सकॉन्डर हुए तो एक एक करके फर्द जुर्म आयद करने की बात हुई। तो सर ये केस चल नहीं पाया, टेक्निकल ग्राउंड्स पे ये केस खत्म किया गया। देखें बात ये टेक्निकल ग्राउंड की नहीं है, बात अदालतों की है। अदालतों के सामने शहबाज शरीफ साहब ने पूरे 3-4 साल इमरान अहमद नियाज़ी साहब की इंतकामी कार्रवाइयों को फेस किया और अदालतों के सामने पेश हुए। हमजा शहबाज साहब पेश हुए। हमजा शहबाज साहब झूठे मुकदमात में 2 साल से ज्यादा अरसा जेलों में बंद रहे। शहबाज शरीफ साहब 2-3 दफा इनके झूठे मुकदमात की वजह से जेलों में बंद रहे। लेकिन आज जो चीजें अवाम के सामने हैं, जो 6-6 कैरेट की अंगूठियां मांगी जा रही हैं, वो भी किससे अवाम के सामने है, वो भी छुपे हुए नहीं है। सर वो तो मैं जिस तरह से वो अभी चीनी मामला पर और जेरे आटे बहस नहीं है पर ना, हाथ उस पर मैं धोए उनसे गए, सवाल कर वो लूंगा। भी मुझे है। मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ, फंडिंग केस, मुझे उस पर जरा तसल्ली कराए ना मेरी। फॉरेन ये फंडिंग केस जो जिसमें 28 बेनामी अकाउंट्स जो हैं, इमरान अहमद, इनकी मेरी हकीकत, बात सुने, जो इमरान इनकी हकीकत कौन सामने इमरान लाएगा? अहमद नियाजी साहब के, इमरान अहमद नियाजी साहब के साइनों के साथ वो अकाउंट खोले गए, और 14 वो अकाउंट जो कि इन्हीं के वक्त में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये वो खुफिया अकाउंट हैं जिन पर आज इन्वेस्टिगेशन FIA करती है। तो ये अली कभी साहब, किसी उनसे अदालत सवाल के उस पीछे वक्त स्टे करें ऑर्डर के जब पीछे अपना छुपते जवाब हैं। आपके पास मौजूद हो। किसी 28 हमारा बेनामी जवाब अकाउंट्स मौजूद है, का जवाब हम अदालतों के सामने होना पेश चाहिए है। ना। देखिए आसन सूद साहब, जज आप नहीं है, जज वो अदालतें हैं जो जिसमें हम हेयरिंग पर जा रहे हैं, और अगर हम सरखरू होंगे तो अदालतों के सामने होंगे। अगर अदालतें हमारे खिलाफ फैसला करेंगी तो हम उसको तस्लीम करेंगे। हम इनकी तरह 6-6 कैरेट की अंगूठियां नहीं मांगते। मुझे बताएं, जो पैसा बाहर से सर आया था, पेश होंगे तो पाकिस्तानियों केस को चलेगा अरबों ना। रुपया था। मेरी गुजारिश सुने ना, अरबों रुपए जो मलिक रियाज के अकाउंट्स में ट्रांसफर किए, इमरान अहमद नियाजी ने किक बैक्स लिए, उसका भी किस्सा आवाम के सामने है। जो फॉरेन फंडिंग केस में अच्छा मुझे ये बताएं, आप मुझे बता दीजिए, ये 28 अकाउंट जो हैं, ये 28 अकाउंट जो हैं, इनमें पैसे आए या नहीं आए? आए तो ये अगर किसके अकाउंट पैसे से आए और किसने भेजे? देखें, जो ये इल्जाम तो रहेगा ना। एक चीज का हिसाब, एक चीज का हिसाब, एक टेडी पैसे का हिसाब हम अदालतों में दे रहे हैं। ये वो झूठे कागज थे जो शहजाद अकबर साहब लहराया करते थे, और जब अदालतों में जाते थे इधर अरबों रुपए के इल्जाम लगाते थे, जब अदालतों में जाते थे तो लाखों की बात अच्छा, भी साबित नहीं कर पाते। आपसे एक और सवाल पूछूं, मैं आगे बढ़ूं। ये सलमान शहबाज साहब नहीं, ये भी पूछे, अब से पहले ये भी कभी पूछे, पाकिस्तान की अदालतों में पेश क्यों नहीं हुए इस केस में? जब उनके वालिद की हुकूमत आ गई तब उन्होंने ये क्यों महसूस किया कि अब उन्होंने पेश होना चाहिए? क्या सलमान शहबाज साहब के वालिद साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है? शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर है। सर आप ही तो कह रहे हैं कि अदालतों के सामने सर तस्लीम खम किया। दो सूबों में आज भी PTI की हुकूमत है। सबसे पहला NRO तो फरा गोगी को दिया गया, जिसके केस जो है परवेज लाई के अपना जवाब नहीं दे रहे अली साहब। जो एंटी का हम तो अदालतों में जवाब दे रहे हैं। हम अदालतों के, अगर सलमान शहबाज साहब वापस आ गए तो क्या उन्होंने गलती की है?
अदालतों के सामने पेश होने के लिए आए हैं ना। लेकिन एक सिलसिला चलाया गया इस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के लिए, इस पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के लिए। नहीं सर, इन 9 सरबाजों ये को हुकूमत के ऊपर 28 बिठाया अकाउंट जो गया, है ना, इनका RTA जवाब सिस्टम आपको बंद किए गए, पॉलिटिकली देना इनके चाहिए, सियासी आवाम के सामने मुखालफिन, आपको व्हाइट पेपर इनका इनके जारी करना सियासी चाहिए। हम पॉलिटिकली भी दे रहे हैं, हम अदालतों के जरिए भी दे रहे हैं। मुझे बताएं, इनके पास वो रसीदें, जो जेली रसीदें इन्होंने एक वो तोशाखाना केस में बनवाई हैं, उसके वो जिस शॉप से बनवाई थी उसके मालिक का भी कल वीडियो आ गया है। तो ये तो सर से लेकर पांव तक करप्शन में डूबे हुए हैं। जो फॉरेन फंडिंग केस है उसके स्टे ऑर्डर के अंजलि पीछे साहिबा, क्यों छुपने अंजलि के साहिबा, लिए अब जाते हैं? पॉलिटिकली उसमें ये जवाब FIA है, में पॉलिटिकली ये जवाब है। इसकी असर इस पर जो आपने जवाब दिया, इस पर मुर्तज़ा सोलंकी साहब की मैं राय लूंगा, लेकिन अंजलि साहिबा, सियासी जवाब इसका ये है कि अगर हमारे खिलाफ कुछ गलत है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इमरान खान साहब भी कोई दूध के धुले नहीं है। तोशा खाना केस है, फॉरेन फंडिंग केस है, उसमें आपकी भी रसीदें मौजूद नहीं है, आपकी भी मनी ट्रेल मौजूद नहीं है। एक तो मैं करेक्शन कर दूं क्योंकि मैं बीच में बोलती नहीं हूँ। मैंने ना तो कहा कि मैं गालिब का शेर पढ़ रही हूँ, ना मैंने कुछ कहा। मैं तो एक जुमला अदा किया कि दिल के बहलाने को ये ख्याल अच्छा है, और ये एक उर्दू का जुमला है। गालिब का मिसरा ही है ना, तो इसलिए माशाल्लाह जरा ये वो बात कह दी। बहुत पहुँचे हुए लोग हैं, जो मर्जी कहे। मैं तो ये अक्सर जो जुमला उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है, मैं तो एक बड़ी आम सी इंसान हूँ, मैं अपने आप को कोई मफक्कर और वो नहीं कहती, मैं तो एक उर्दू का जुमला इस्तेमाल किया। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इन्होंने जो बात की, ट्रोलिंग की और कहा कि जी, उसके लिए मैं इनको एडवाइस करूँगी कि आप इंटरनेट के ऊपर ज़रूर रिसर्च करें, क्योंकि जो ट्रोलिंग प्रिंसिपल्स है ना, उसमें कहीं ये मेंशन ही नहीं है कि जी 14 करोड़ लोग जो है वो ट्रोल्स हैं, जो ये समझते हैं। क्योंकि कोई ट्रेंड जो है, एक सिंपल ट्रेंड जो ट्रोल्स का होता है, और ट्रोल्स का जो होता है, मैं बीच में नहीं बोलती। पूछ रहा हूँ अली साहब, मैं पूछ रहा हूँ, इनसे सवाल करें ना। पहले आपने अपनी बात पूरी कर दी थी, फिर उसके बाद पूछ रहा हूँ। पूछे ना इनसे 6 अली कैरेट की साहब चुप हो अंगूठियों का जाए, सवाल। अली साहब बात करने दें। इनसे मलिक रियाज सर मैं पूछ रहा हूँ ना, मैंने वही सवाल पूछा है, आप बात तो करने दें। कितने अरब की? नहीं, आपने सवाल वो नहीं किया, आपने अपना जवाब दिया नहीं। अब मैंने वही सवाल उनके सामने रखा है, मैंने 100% जवाब दिया है। जी अली साहब, आप अपनी बात मुकम्मल करके जरा सवाल पर आ जाएं। मलिक रियाज के अकाउंट में जो अरबों रुपए गए, वो कैसे गए और उसका कितना किकबैक लिया गया, ये अवाम पूछते हैं। ठीक है अली साहब, बात कर ली ना आपने, अब मैं पूछ लेता हूँ। जी अंजलि साहब, आप अपनी ये बात मुकम्मल करके जरा जवाब पर आ जाएं, क्योंकि वो सियासी तौर पे ये कह रहे हैं कि अगर हमारे खिलाफ कुछ है तो आप भी कोई दूध के धुले नहीं है। मैं आपको मुकम्मल यही कर रही थी कि जो मैं एडवाइस करूंगी कि हैं तो ये बादशाह बहुत मतलब दोनों बहुत ज़बरदस्त डिफेंड कर रहे हैं पीडीएम को, लेकिन एक चीज़ है कि इंटरनेट की साइंस ये कहती है, और आप जाके इसको देख भी लेना, कि कोई ट्रेंड जो होता है ना, जो जिसके जरिए ट्रेंड होता है, जो कि एजेंडा वाला ट्रेंड होता है, वो सस्टेनेबल नहीं होता। उसके बारे में पूछ लें। ठीक है, और आप तो चुप हो जाएं यार, अली भाई बात करने देना ये प्लीज। नहीं, कैसे चुप हो? अवाम पूछते हैं सवाल, ये तो कहती है कि हम अवाम के सामने नहीं। अरे सवाल कर, वो जवाब देंगे तो जवाब आएगा ना, सवाल तो किया है अभी उनसे। जी रणदीप साहब ठीक है, ये हो गया, ट्रोलिंग वाली बात हो गई, मगर ये जो तोशा खाना और फॉरेन फंडिंग और दीगर केसेस, ये घटिया बेइज्जती, अब देखिए ये फरागोगी का मामला, ये सारे मामला, ये अब मैं पॉलिटिकली आपके मौक़िफ़ को कमजोर करते हैं ये मामला। कि इस प्रोग्राम से पहले और इस प्रोग्राम के बाद आप एक पोल ले लें अपनी मर्जी के, जो मर्जी बंदे से, आपको पता लग जाएगा कि ये जो बातें कर रहे हैं, इसी की वजह से इनकी पॉपुलैरिटी नीचे आई है, बिकॉज इनके पास कोई सब्सटेंस नहीं होता, और जब सब्सटेंस सुनते हैं तो उसके बाद ये बीच में ऐसे बोलते हैं कि कोई बोल ना सके। लेकिन अब पहुंच चुकी है, आप ये टीवी चैनल बंद करेंगे, ये एडिट करेंगे, इसको म्यूट करेंगे, मेरी बातों को यूट्यूब से पहुंच जाएगी। उस बात के बारे में जवाब नहीं देंगी। ये वो 6 कैरेट वाली अंगूठी वाली बात। आप दोनों ही जो बराह रास्त सवालात हैं उनसे कतरा रहे हैं। मैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब के सामने ये मामला रखता हूँ। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, सबसे पहले तो ये जो बेनामी अकाउंट्स थे, 16 अरब की टीटियों का मामला, ये 28 बेनामी अकाउंट, इसका तो जवाब हमारे सामने होना चाहिए ना। अगर इसका जवाब
एक नहीं आता, वाज़ेह अंदाज से छोड़ दें अदालतों को, पॉलिटिकली एक जवाब नहीं आता, साफ सुथरा जवाब नहीं आता, क्लियर जवाब नहीं आता कि ये पैसे कहाँ से आए, तो ये एक धब्बा रहेगा नून लीग की क़यादत के ऊपर कि एक केस था जिसे शायद टेक्निकली ख़त्म करने की कोशिश की गई और वो ख़त्म हो भी गया। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, इस ब्रेक के बाद आप तफसील से इस पर अपनी राय दीजिएगा। वेलकम बैक। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, ये 28 जो अकाउंट्स हैं इनके बारे में हमें पता होना चाहिए, चाहे लोग सब छोड़ भी जाएं, तो हुआ क्या इस मामले में? 1.5 मिनट मेरे पास बचा है सर। मैं मुख्तसर बात यह है कि झूठे और सच्चे इल्ज़ामात तमाम जमातों पर हैं। इसका इलाज ये नहीं है, इलाज इसका ये है कि ये लोग पार्लिमान में आकर एहतसाब का एक ऐसा निज़ाम बनाएं जो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं वो करें, गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए, मईशत को बेहतर बनाने के लिए काम करें, बाहर बैठकर नारेबाजी ना करें। इसका इलाज सिर्फ ये है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा सोलंकी साहब, अंदलीब अब्बास साहिबा, अली गौहर बलोच साहब। इस वक्त मुल्क को जो सबसे बड़ा चैलेंज है, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि वो मईशत का है और उसके लिए ज़रूरी है कि सियासी इस्तेहकाम हो, तमाम सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन इसके लिए अगर सब बैठ जाएं और फिर ये एहतसाब जो कुछ भी है इसको देख लें तो शायद मुल्क के लिए सबसे बेहतर होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।